Hello everyone, welcome back to my channel Agri Step Up. In our last video, we have covered the 30 memory based MCQs of SRB NET 2025 Soil Science examination. If you missed that, you can check it out. लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है, तो प्रीवियस क्वेश्चन को आप वहां से देख सकते हैं. और आज इस वीडियो में मैं फिर से 30 MCQ डिस्कस करने जा रही हूँ विद देयर आंसर्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First question is element stored in large quantity in the buds and margin of leaves. We know the potassium is highly mobile in plants. That's why it is translocated to meristematic tissue, younger leaves, buds. Okay. So और पोटेशियम का लग्जरी कंजम्पशन भी आप लोग जानते हैं. तो इसका आंसर पोटेशियम है. और भी कुछ ऑप्शन था, जैसे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट फॉस्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह कुछ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is correctly matched. तो फिक्स लॉ, हीट फ्लो, ये तो फिक्स लॉ हीट फ्लो के बारे में नहीं बताता है. डार्सीज लॉ, मूवमेंट ऑफ वाटर, ये तो सही है. फूरियर्स लॉ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. तो फूरियर्स लॉ तो वो टेम्परेचर के मतलब हीट फ्लो को बताता है ना. स्टोक्स लॉ के बारे में था, तो स्टोक्स लॉ जो है वो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल बताता है. जैसे पार्टिकल साइज एनालिसिस, जो मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं सॉइल का, उसके लिए है स्टोक्स लॉ. तो आंसर यहाँ पे जो करेक्टली है, मैच्ड है, वो डार्सीज लॉ, मूवमेंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोमाइकोराइजा. एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है ग्लोमस, राइजोक्टोनिया, फोमा. ये तीनों जो है वो एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है. एंड बोलेटस जो है वो एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है. तो जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा वो नॉन पैथोजेनिक फंजाई और होस्ट रूट के बीच का एसोसिएशन होता है. ठीक है. तो माइकोराइजा जनरली 3 टाइप का होता है: एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्ट एंडोमाइकोराइजा. ओके. तो एक्टोमाइकोराइजा को सीथिंग टाइप ऑफ माइकोराइजा भी बोलते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो एक्टोमाइकोराइजा में हार्टिंग नेट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि एंडोमाइकोराइजा में एब्सेंट होता है. ठीक है. और दूसरा, इसको सीथिंग टाइप ऑफ माइकोराइजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रूट सरफेस पर डेंस हाइफल सीथ का जो एक इन्वेलप देख सकते हैं आप, ये रूट सरफेस पे. ठीक है. तो इसको सीथिंग टाइप ऑफ माइकोराइजा भी बोलते हैं. तो यहाँ पे जो पूछा गया था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है एक्टोमाइकोराइजा का बोलेटस, एमानिटा, ये सब जो है एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल होता है. नाउ ड्यू टू वी शेप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एटम्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूट्रल. ठीक है. तो क्या होता है, तो वी शेप स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर होता है. दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है. ठीक है. तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण जो है ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जो हाइड्रोजन एटम है इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. तो यही क्वेश्चन में बस पूछा गया था कि हाइड्रोजन एटम पे कौन सा मतलब हाइड्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो एक डायपोल की तरह जो वाटर मॉलिक्यूल जो है एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, जो जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज. ठीक है. तो इसमें जो है बियर्स लॉ, लैम्बर्ट लॉ, ये सब ऑप्शन में थे. तो बियर्स आप लोग ऐसा भी पढ़ते होंगे कि लैम्बर्ट बियर्स लॉ, ठीक है, या बियर लैम्बर्ट लॉ, दोनों का कॉम्बिनेशन. तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. तो पहले बियर्स लॉ के बारे में समझते हैं. बियर्स लॉ क्या था? बियर्स लॉ ये बोलता है कि लाइट जब किसी सॉल्यूशन से पास करता है, ठीक है, या फिर कोई सब्सटेंस से पास करता है, तो उसका जो सॉल्यूशन जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जो एब्जॉर्बेंस होता है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है ना. यहाँ पे जो सी देखने को मिल रहा है, ये है कंसंट्रेशन के लिए.
ठीक है। मीन्स एब्जॉर्बेंस जो होगा वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे कि यहाँ केस 1 लेस कंसंट्रेटेड मीडियम है और केस 2 मोर कंसंट्रेटेड मीडियम है। तो जो ज्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पे, तो ये ज्यादा लाइट का एब्जॉर्बेंस होगा। मीन्स यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी, वो ज्यादा डिक्रीज यहाँ रहेगा। ठीक है। तो बियर्स लॉ कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। एंड लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो थिकनेस ऑफ द मीडियम का बात करता है या फिर पाथ लेंथ का बात करता है। मीन्स अगर कोई सब्सटेंस के थ्रू हम लाइट को पास कर रहे हैं, जैसे ये लाइट इंटेंसिटी जो है, रेडिएटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है, और इधर जो है ट्रांसमिटेड लाइट का इंटेंसिटी दिखाया गया है, और ये पाथ लेंथ जो है वो t है। ठीक है। तो अगर कोई लाइट इससे क्रॉस हो रहा है, मीन्स पास कर रहा है, तो जो इंटेंसिटी जो डिक्रीज होगा, या फिर जो कह सकते हैं कि ये जो मीडियम है, ये जो एब्जॉर्व करेगा लाइट को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पाथ लेंथ के। ठीक है। जैसे यहाँ केस 1 में पाथ लेंथ b1 है और यहाँ पे पाथ लेंथ b2 है, b2 ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा केस 2 में। ठीक है। मोर लाइट विल बी एब्जॉर्ब, या फिर कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी लाइट की होगी, ट्रांसमिटेड लाइट जो इधर आएगा, उसका जो इंटेंसिटी होगा वो कम होगा, और इससे केस 1 से भी कम होगा केस 2 में। ठीक है। और लैम्बर्ट और बियर लॉ दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है, बाय कंबाइनिंग द टू लॉज, बियर लैम्बर्ट लॉ मतलब बनाया गया है। इसको बोलते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ, जिसमें कि हम लोग जो थिकनेस यहाँ B से डिनोट किया गया है और C से कंसंट्रेशन, मीन्स जो एब्जॉर्बेंस होगा वो थिकनेस और थिकनेस मीन्स पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम दोनों की ही प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। ओके। तो कंसंट्रेशन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर होगा बियर्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट। तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बेंगलुरु में है। तो बेंगलुरु के जगह पे कुछ और जगह का नाम लिखा हुआ था, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। और NRSA मीन्स नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये जो है वो हैदराबाद में है, तो ये करेक्ट था ये पेयर। ठीक है। और IISS जो है मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भोपाल में है, बट यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था। ठीक है। तो NRSA जो है ये सही है। Now, nutrient expert is computer-based decision support tool developed and released by, means nutrient expert जो है वो किसने डेवलप किया है। ठीक है। तो ऑप्शन में है IRRI, IARI, CRRI, IPNI, ये एग्जैक्टली ये सारे ऑप्शन थे। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो IPNI है, मीन्स इंटरनेशनल प्लांट न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट। अब आपको ये बताना है कि IRRI ने क्या डेवलप किया, ऐसे तो कुछ एक बताइए, और IARI ने क्या डेवलप किया है। तो आप लोग पूसा STFR के बारे में जानते होंगे, जो IARI के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। पूसा STFR, जो पूसा STFR मीटर से हम 10 पैरामीटर को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन, अवेलेबल फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, ये सबको पता कर सकते हैं। और IRRI जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इसने डेवलप किया है LCC, लीफ कलर चार्ट। लीफ कलर चार्ट किसके लिए होता है? वो नाइट्रोजन मैनेजमेंट के लिए है। जनरली हम लोग इसको राइस में ही करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द pH ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 एंड 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कैलकुलेट करना है। इस कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपको pH बताना है, और ध्यान देना है कि NaOH का pH बताना है, ना कि POH। तो यहाँ मैंने बताया है कि जैसे कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 नॉर्मल H2SO4 का, और pH का फॉर्मूला होता है -log बेस 10
10 टू द पावर ये जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, तो यहाँ इसका वैल्यू 1 हो गया। सिमिलरली NaOH का जो निकालेंगे तो यहाँ पे OH मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे POH जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो PH जो है 14 - 1 करेंगे तो 13 आएगा, क्योंकि PH प्लस POH जो है वो 14 होता है, तो इसका आंसर 1 और 13 हो जाएगा। नाउ एसिड सॉइल आर एसिडिक ड्यू टू लीचिंग ऑफ बेसिक कटायंस और बेसिस, और लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, लीचिंग ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, आंसर होगा लीचिंग ऑफ बेसिक कटायन। तो एसिड सॉइल का अगर हम जेनेसिस पढ़ें तो एसिड सॉइल का जेनेसिस बहुत सारे वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर पैरेंट मटेरियल ही एसिडिक है, ठीक है। दूसरा, अगर ह्यूमिड कंडीशन है, रेनफॉल हो रहा है, तो बेसिक कटायन लीच करके नीचे चले जाते हैं, तो वो सॉइल जो है वहाँ का एसिडिक होगा। और दूसरा कि ये एल्यूमिनियम और आयरन ये दोनों जो है एसिड सॉइल में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, मीन्स ये इसका टॉक्सिसिटी होता है एसिड सॉइल में, ना कि इसका लीचिंग होगा, है ना, क्योंकि बेसिक कटायन का लीचिंग होता है, एसिडिक कटायन का नहीं। ठीक है, तो ये बी और सी तो नहीं होगा, तो आंसर इसका जो है वो ए होगा, लीचिंग ऑफ बेसिक कटायंस। नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट ZPC मीन्स 0 पॉइंट चार्ज। तो इसका जो है आंसर बता देते हैं। पहले ZPC समझिए, ZPC 0 पॉइंट चार्ज क्या होता है, मीन्स जिस pH पर कोई मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज इक्वल होते हैं, मीन्स अगर बोल सकते हैं कि उसका जो सरफेस है उस पर नेट 0 चार्ज होता है, तो उस pH को हम लोग ZPC बोलते हैं। जैसे कि SiO2 मीन्स जो है ZPC जो है वो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। जैसे SiO2 है, इसका ZPC pH 2 पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो SiO2 का कहने का मतलब है कि अगर pH 2 से कम होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सरफेस पर, और pH 2 से ज़्यादा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन pH 2 रहेगा, अगर pH 2 pH पर उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों ही वो इक्वल होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मीन्स सरफेस उसका जो है वो नेट 0 चार्ज रहेगा pH 2 पर। सिमिलरली जो है MnO2 का ZPC pH 4 पर और TiO2 का pH 4.5 पे। तो यही बताना था, जैसे सबका pH अलग अलग मेंशन था, तो ये वाला चीज जो है pH मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नाउ लायोट्रॉपिक सीरीज, लायोट्रॉपिक सीरीज के बारे में क्वेश्चन था। बहुत सारे जैसे आयंस दिया हुआ था, तो उसमें बताना था कि कौन सा सही है। तो लायोट्रॉपिक सीरीज होता क्या है, तो कि कोई जो है आयन जो है वो कितने स्ट्रेंथ मतलब कितने स्ट्रेंथ के आयन का एड्जॉर्प्शन हो सकता है। तो इसलिए अगर चार्ज किसी आयन का ज़्यादा होता है या फिर उसका हाइड्रेटेड रेडियस अगर कम होता है, तो उसका एड्जॉर्प्शन का टेंडेंसी जो होता है वो मीन्स वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होता है कोई सरफेस पे। ठीक है, जैसे कि एल्यूमिनियम आयन जो है, एल्यूमिनियम पे हाईएस्ट चार्ज है, तो इसका ये जो है स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन सबसे पहले होगा, उससे कम होता है कैल्शियम आयन का, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम एंड देन सोडियम। ठीक है, और हाइड्रेटेड रेडियस पे भी डिपेंड करता है लायोट्रॉपिक सीरीज। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नाउ रेशियो लॉ डिस्क्राइब्स अबाउट विच आयंस। तो स्कोफिल्ड रेशियो लॉ अगर आप जानते होंगे, तो ये कहता है ये लॉ कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें जो कैटायंस है वो इक्विलिब्रियम है लार्ज नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल आयंस के साथ, तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में चेंज होने से इक्विलिब्रियम तब तक डिस्टर्ब नहीं होगा जब मोनोवैलेंट आयन जो है वो 1 रेशियो में चेंज होगा, और डाईवैलेंट आयन जो होगा वो स्क्वायर ऑफ दैट रेशियो में चेंज होगा, और ट्राईवैलेंट आयन जो है उस रेशियो के क्यूब में चेंज होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि रेशियो लॉ में किस टाइप के आयन का डिस्क्राइब किया गया है, किस टाइप के आयन के बारे में बताया गया है रेशियो लॉ। एग्जैक्ट मीन्स मुझे याद नहीं है क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ था,
मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, पॉलीवैलेंट। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो लॉ में तो सबके बारे में पढ़ते हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट जो भी है। तो आई थिंक इसका आंसर ऑल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो है आरएससी का वैल्यू कैलकुलेट करना था, ठीक है, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट का वैल्यू। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन का वैल्यू दिया हुआ था। ऐसे मैंने लिख दिया है 8, 9 ऐसे, बट यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू मेंशन था, बट मैंने बस एक समझाने के लिए बताया है। और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का दिया हुआ था वैल्यू। बस आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो ही आप ये निकाल सकते थे, ठीक है। तो फिर यही बस कैलकुलेट करना था। नाउ स्टार्ट का क्वेश्चन था 3, 4, 5, 6 जैसे कुछ वैल्यू दिए हुए थे और इसका मीन एंड मीडियन बताना था, ठीक है। तो मीन और मीडियन अगर आपको पता हो, मीन मतलब क्या होता है, एवरेज, ठीक है। मीन मीन्स इसका एवरेज बता देना है। तो इसमें जो है नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 है तो नीचे जो है 7 और ऊपर में सारे डिजिट को जो है, जो भी वैल्यू दिए हुए हैं सारे को ऐड कर दिया जाता है। तो इसका एवरेज जो है वो 6 आया। और जो मीडियन होता है, हम सारे वैल्यू को हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल वैल्यू होता है वही मीडियन होता है। तो यहाँ पे जो है 6 है इसका आंसर। नाउ पोटेशियम क्रोमेट इज एन इंडिकेटर ऑफ। तो पोटेशियम क्रोमेट जो है ये जो है क्लोराइड का, ये इंडिकेटर सारा दिया हुआ है पैरामीटर का। तो ये जो क्लोराइड कंटेंट निकालते हैं उसका जो इंडिकेटर होता है वो पोटेशियम क्रोमेट होता है। पोटेशियम क्रोमेट जो होता है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्रोमेट बनाता है, जो ब्रिक रेड कलर का होता है, जो इसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो यही एक इंडिकेटर है इसका, क्लोराइड, पोटेशियम क्रोमेट जो है वो क्लोराइड का इंडिकेटर है। करेक्ट टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट इन हैबर-बोस प्रोसेस, ठीक है। तो जो अमोनिया का प्रिपरेशन होता है, ठीक है, तो हैबर-बोस प्रोसेस में टेम्परेचर पूछा गया था और कैटलिस्ट पूछा गया था। तो टेम्परेचर में जैसे 400 से 500 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कोई और भी कुछ वैल्यूज थे। और इसका कैटलिस्ट जो होता है वो आयरन होता है, एल्युमिनियम इसका जो प्रोमोटर होता है, बट ये जो इसका कैटलिस्ट होता है ये Fe2O3 होता है, मीन्स आयरन कैटलिस्ट होता है। तो यही क्वेश्चन में आया हुआ था टेम्परेचर, ये 400 to 450, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, 450 होगा, ठीक है। तो 400 to 450 डिग्री सेल्सियस। नाउ लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस। लाइम इंड्यूस क्लोरोसिस किस वजह से होता है, ये आयरन की वजह से होता है और ये कैलकेरियस सॉइल्स में कैलकेरियस सॉइल में देखने को मिलता है, ठीक है। कैलकेरियस में लाइम, और लाइम की वजह से जो है होता है आयरन में, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है वहां पे, तो क्लोरोसिस देखने को मिलता है वहां के प्लांट्स में। नाउ विच लॉ डज नॉट डिस्क्राइब एडजॉर्प्शन, मिस्चर्लीस लॉ, लैंगमूर लॉ, हेनरीज लॉ। और भी फोर्थ ऑप्शन शायद ऐसा कुछ था, क्वांटिटी इंटेंसिटी रिलेशनशिप, या फिर और भी कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो इसका आंसर है मिस्चर्लीस लॉ, क्योंकि मिस्चर्लीस लॉ में हम लोग जो है क्रॉप यील्ड और न्यूट्रिशन के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, और लैंगमूर लॉ, हेनरीज लॉ, ये सब जो है वो एडजॉर्प्शन के बारे में बताता है। नाउ एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो एक्वारेजिया जो है वो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, जिसमें कि HCl का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, मीन्स 3:1 होता है, मीन्स HCl का 3 पार्ट और HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट होता है। और एक्वारेजिया का क्या यूज है? तो एक्वारेजिया जो है वो गोल्ड, प्लैटिनम ये सबको भी डिसॉल्व कर सकता है। तो आंसर है HCl HNO3 का 3:1। यही अगर ऐसा लिखा रहता कि HNO3:HCl तो 1:3 हो जाता आंसर। नाउ ये लाइम पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। तो ये pH - ½
PCA, इसका यही था, बस फॉर्मूला बताना था इसका। So the next question is autotroph acquire energy from photosynthesis only, from oxidation of chemical compounds only, or both from photosynthesis and oxidation of chemical compound। तो आप देख सकते हैं जो ऑटोट्रॉफ होता है, जो ऑटोट्रॉफ होता है ये दो टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। तो जो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो एनर्जी जो है, एनर्जी सोर्स पूछा गया है मेनली यहाँ पे, तो एनर्जी सोर्स इसका जो होता है वो लाइट होता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में जो एटीपी जनरेट होता है उससे ही एनर्जी एक्वायर करते हैं। और जो कीमो ट्रॉफ होता है, कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो एनर्जी किससे एक्वायर करते हैं, वो केमिकल ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ मेंशन किया गया है, ऐसा नहीं लिखा गया है कि फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ मीन्स दोनों को ही हम लोग सोच सकते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफ भी है, कीमो ऑटोट्रॉफ है। तो इसका जो है आंसर होगा बोथ फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कॉमन टाइप्स ऑफ माइकोराइजा। तो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, और तीसरा जो होता है वो एक्ट एंडोमाइकोराइजा होता है। ठीक है, तो एक्टोमाइकोराइजा को हम लोग सीथिंग टाइप माइकोराइजा भी बोलते हैं, और जो माइकोराइजा होता है उसको ऑर्किडेसियस और नॉन सीथिंग और आर्बस्कुलर माइकोराइजा भी बोलते हैं। जो और एक्ट एंडोमाइकोराइजा है उसे एरिकेसियस टाइप भी माइकोराइजा बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्ट एंडोमाइकोराइजा। मीन्स पूरा ये एटोप्लस का लाइन है, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, 3 मेजर टाइप। ऐसा है कि कॉमन अगर लिखा हुआ है वर्ड, इससे भी कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि सबसे ज्यादा कॉमन तो एंडोमाइकोराइजा होता है, ऐसा कुछ। बट यहाँ पे तीनों ही कॉमन है, तीनों अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो आंसर तीनों ही होगा। Now who isolated bacteria from root nodules of legume? तो इसका जो है आंसर वो बेजरिंग है। Now how to determine phosphate potential? तो फॉस्फेट पोटेंशियल के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन में सारा जो है कुछ मॉलिक्यूल्स का नाम दिया हुआ था सॉल्ट का, जैसे कि 0.01 मोलार कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड वगैरह ऐसे था, 0.01 मोलार बेरियम क्लोराइड, और भी कुछ ऑप्शन था। तो इसका आंसर है 0.01 मोलार कैल्शियम क्लोराइड। इसकी हेल्प से ही हम लोग फॉस्फेट पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CS रेशियो दिया हुआ है 200:1 to 400:1 है CS रेशियो। तो यहाँ पे जो है मिनरलाइजेशन होगा, इमोबिलाइजेशन होगा। तो अगर CS रेशियो जो है 200:1 से अगर कम होता तो मिनरलाइजेशन होता, और 400:1 से ज्यादा होता तो इमोबिलाइजेशन होता, और अगर दोनों के बीच में है तो ये यहाँ पे बोथ मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन होगा। Now how can we reduce transpirational loss of water? तो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए मल्च का भी यूज किया जाता है। इवापो ट्रांसपिरेशन बैरियर, कोई भी बैरियर अगर हम, जैसे कि प्लास्टिक मल्च ही अगर लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मल्च तो बहुत सारे आ सकते हैं, क्रॉप रेसिड्यू वगैरह। फिर अगर बैरियर में हम प्लास्टिक मल्च का बात करें या फिर कोई भी बैरियर है। फिर शेडिंग ट्री, तो शेडिंग ट्री से जो है सनलाइट के कॉन्टैक्ट में वो नहीं आएगा वहाँ का सॉइल, तो वहाँ से कम ट्रांसपिरेशन होगा। मीन्स वहाँ जो शेडिंग ट्री के जो नीचे जितने भी प्लांट्स है वहाँ से कम ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, तो आंसर ऑल ऑफ दीज है। नाउ विच इज नॉट फॉर्म्ड इन अल्कलाइन सॉइल। तो और कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हुए थे। तो अल्कलाइन सॉइल में आंसर तो वेरीसाइट है, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है ये जनरली एसिडिक सॉइल में फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि एसिडिक सॉइल में आयरन फॉस्फेट और एल्युमिनियम फॉस्फेट, आयरन के साथ जो है फॉस्फोरस बॉन्ड होता है वो स्ट्रिंजाइट होता है जैसे, और एल्युमिनियम के साथ होता है तो वेरीसाइट होता है। तो ये सब जो है एसिडिक सॉइल में होता है। तो
तो इसमें पूछा गया था कि अल्कलाइन सॉइल में कौन सा फॉर्म नहीं होता है, तो वेरीसाइट तो नहीं होगा फॉर्म, तो आंसर इसका वेरीसाइट ही था। नाउ प्रोपोर्शन ऑफ क्वार्ट्ज इज मैक्सिमम इन सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेकिया, लाइमस्टोन। तो जो है सैंडस्टोन का जो है वो मेजर पोर्शन जो है वो क्वार्ट्ज ही होता है, तो इसका आंसर सैंडस्टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन डिटरमाइन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ओवर मीन सी लेवल। तो इसका आंसर तो आप लोग जानते हैं कि जीपीएस से हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड तीनों पता कर सकते हैं। नाउ रिडॉक्स पोटेंशियल फॉर CO2, CH4 एंड N2। तो आप लोगों को पता होगा सिक्वेंशियल थर्मोडायनेमिक रिडक्शन जो होता है सबमर्ज सॉइल में, उसके बारे में, उसका क्रिटिकल जो है रिडॉक्स पोटेंशियल आपको याद रखना है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो जब सबमर्ज सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर जो है एक एक करके रिडक्शन होता है। सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है, फिर मैंगनीज का, फिर आयरन का, फिर सल्फर एंड देन लास्टली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बन का रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है ऑन मिश ONM और आयरन का जो Fe का आयरन I और S और C और लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑन मिश इसका एक ट्रिक है याद रखने का। बट आपको ये क्रिटिकल रिडॉक्स पोटेंशियल जो है ये वैल्यू जो मिली वोल्ट में दिया हुआ है ये वैल्यू याद रखना है। ठीक है, यही पूछा हुआ था। तो इसका जो है नाइट्रोजन से लेके आपको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक बताना है। ठीक है, कि ये कब पॉसिबल है, ये सब सारा वैल्यू दिया हुआ है -52 -200 मिलीवोल्ट, तो ये सारे जो है वैल्यू ये प्लस में है, और सल्फर और जो है CO2 to CH4 ये माइनस नेगेटिव में होता है, माइनस मिलीवोल्ट में। तो इसका जो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं प्लस नाइट्रेट का जो रिडक्शन होता है +282 +220 मिलीवोल्ट, इसका जो है क्रिटिकल रिडॉक्स पोटेंशियल का वैल्यू है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मीथेन में जो रिड्यूस हो रहा है, इसका क्रिटिकल रिडॉक्स पोटेंशियल का वैल्यू है -200 to -280 मिलीवोल्ट, मीन्स इतना रिडॉक्स पोटेंशियल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे +280 के प्लेस पे हम लोग +300 लिखा हुआ है मीन्स अप्रॉक्स वैल्यू, और यहाँ पे -200 मिलीवोल्ट, तो यही इसका आंसर है रिडॉक्स पोटेंशियल फॉर इनका रिडक्शन होने के लिए CO2, CH4 और N2। Thank you all for watching the video. If you want this type of video, more video, then subscribe to my channel AgriStepUp and don't forget to like and share the videos.